हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद पेंजॉल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए ले आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब, ऐसी अभिक्रियाएँ आपके लिए ले आए हैं यहाँ पे। और आपने इन अभिक्रियाओं को ध्यान से देखना है और हमारे साथ साथ यहाँ पे समझना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब, व्हाट हैपन्स व्हेन के अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है। तो आप जानते हैं कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल तो आइसो हो नहीं सकता, इसका मतलब इसमें जो OH ग्रुप है वो आइसो में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि CH3 CH और यहाँ पे OH और CH3, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आप जानते हैं कि 3 कार्बन की जो चेन है उसमें आइसो नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन को हम नीचे लगाते हैं तो चेन इधर को चली जाएगी, इसलिए इस पर एल्कोहल है जो आइसो में जुड़ा हुआ है इस पर, ठीक है ना। तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल, जिस कार्बन पे OH अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। तो कुल मिला के ये सेकेंडरी एल्कोहल को, जब हम द्वितीयक एल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो 573 केल्विन होगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम क्या करते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने के 2 मेथड हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये CH3 और CH3 और इधर पे CHOH। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको ये रिएक्शन आसान लगेगी, ठीक है ना। इस तरीके से भी आसान लगेगी, लेकिन इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग होगा। यहाँ भी आपको हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। एक तो हाइड्रोजिनेशन होता है हाइड्रोजनीकरण कि हाइड्रोजन का योग, और एक होता है डिहाइड्रोजिनेशन मैंने विहाइड्रोजनीकरण, मैंने इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना। तो इसकी वाष्प को जब हम देखो, यहाँ पे हम 300 डिग्री सेल्सियस या आपकी बुक में 573 केल्विन भी लिखा होगा, ठीक है। तो जब गर्म कॉपर पे इस पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसका आपका होता है विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन का निकल जाता है, ये देखो एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -H2, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एसीटोन, या आप इसको कह सकते हैं प्रोपेनोन, ठीक है ना। इसको आप प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। देखो 3 कार्बन है ना, 1 2 3, और प्रोपेनोन आप इसको कहते हैं, कॉमन भाषा में इसको एसीटोन कहते हैं, ठीक है ना। जो कॉमन नेम इसका एसीटोन है। और ऐसे में भी करते हैं, अगर ऐसा भी लिखते हैं फॉर्मूला, ऐसा भी लिखते हैं फॉर्मूला, तो ऐसे में भी आपको कोई टेंशन नहीं होने की, ठीक है ना। यहाँ भी आप क्या करोगे, अगर आप फॉर्मूला ऐसा भी लिखते हैं तो यहाँ भी आप क्या करोगे, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन को निकाल देंगे, तो इससे भी 1 हाइड्रोजन निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, तो तब फिर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो वही कंपाउंड बन रहा फिर से, ठीक है ना। तो यही कंपाउंड बन रहा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं जो सेकेंडरी एल्कोहल हमारा है, और आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है आप कैसा लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे देखो, ये प्रोपेन टू ऑल क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का जो नाम है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, और दूसरे कार्बन पे ऑल है तो प्रोपेन टू ऑल है, समझ ना। आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या है, प्रोपेन टू ऑल। तो जहाँ तक मेरा विश्वास है ये रिएक्शन आपकी समझ आ गई होगी। अब रही हमारी सेकेंड रिएक्शन, एथिल एल्कोहल की वाष्प को एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है Al2O3
पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है। तो क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ता है, एथिल एल्कोहल हमें यहाँ अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ट्वाइस C2H5OH। ठीक है, यहाँ पे ये विधि है ईथर बनाने की विधि। ये विधि कौन सी है, ईथर बनाने की। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस है और Al2O3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम दो एथिल एल्कोहल को दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना, तो ये C2H5OH और C2H5OH, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। तो होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसको गर्म करते हैं ना, तो इससे Al2O3 यहाँ पे एक उत्प्रेरक के रूप में है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है, इससे वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हो जाएगा। आप इधर लिखो या यहाँ पे -H2O करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H5O और C2H5 H2O निकल रहा बाहर। ठीक है ना, जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ये इधर प्रोडक्ट होते हैं ना, तो H2O भी प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल रहा है। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ये है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम जो आप जानते हैं कि ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है। ठीक है ना, इसके दोनों तरफ जो एल्किल समूह लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये है ईथर ग्रुप। ठीक, अब देखिए इसका नाम क्या है। ईथर का तो एक तो होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। सबका होता है, एक कॉमन होता है, एक IUPAC होता है। तो IUPAC में हम क्या कहते हैं कि एल्कोक्सी एल्केन। ध्यान रखना, एल्कोक्सी, एक एल्केन के साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं जो छोटा होता है। यहाँ पे तो दोनों C2H5 हैं, तो एक किसी के साथ भी हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। जैसे हमने इसके साथ ऑक्सीजन ले लिया तो ये हो जाएगा एथॉक्सी। एथेन के साथ जब ऑक्सीजन आएगा तो एथेन का एन हट जाएगा। देखो इथेन बोलते ना, इथेन, अब प्लस ऑक्सी होगा ना, प्लस ऑक्सी, तो ये एन कट जाएगा तो ये हो जाएगा एथॉक्सी। ठीक है, तो एथॉक्सी ये होगी एल्केन। इसको लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है ना, अब एल्क कौन सा है, एल्क मीन्स कार्बन। ठीक है, तो एल्क मीन्स कार्बन होता है। किस कार्बन पे ऑक्सी लगा हुआ है तो वो एल्कोक्सी हो गया। एल्क मीन्स कार्बन, तो एल्कोक्सी एल्केन। और दूसरा एल्केन कौन बच रहा है, तो बड़ा वाला बचता है ना, छोटे वाले के साथ हम लेते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों सेम ग्रुप हैं, तो ये हो जाएगा आपका एथॉक्सी इथेन। इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी इथेन, या हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और कॉमन नेम में क्या होता है, डाई एथिल ईथर, क्योंकि ये तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ना ये O, तो डाई एथिल है। ठीक है, तो ये हमारा है हिंदी में ही लिख देते हैं डाई एथिल ईथर। तो इसका निर्माण होता है हमारा। ठीक है ना, तो ईथर हम इस O को कह रहे हैं, जो ये O है ना बीच में, इसको कह रहे हैं ईथर। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। जैसे एल्कोहल का OH होता है, वैसे ईथर का O होता है। और O के दोनों ओर क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। ठीक है, एल्किल में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, जो भी हो सकता है ना। और इसी प्रकार जो हमारा कीटोन होता है वो जो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं। C डबल बॉन्ड O जो होता है ना कीटोन का, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं उसको, उसके दोनों तरफ होते हैं। यहाँ पे सिर्फ O होता है, CO नहीं होता है। CO कीटोन का है, ये O है तो O ईथर का है। ठीक है ना, तो ये आपकी दो रिएक्शन यहाँ पे हो चुकी हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए और समझिए इनको। जहाँ पे समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना।
अब हम चलते हैं तीसरी रिएक्शन पे, ठीक है। तो तीसरी जो हमारी रिएक्शन है कि फिनॉल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। देखिए हमने साथ साथ फिनॉल की सांद्र चुनौती से क्रिया भी लिखी है। फिनॉल की ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जो है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, ब्रोमीन वाटर जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इसमें तो ऑर्थो और पैरा पे हमारा ब्रोमीन लग जाता है। और अगर आप माइल्ड लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CH2 लेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ऑर्थो और पैरा दो कंपाउंड बनेंगे, पैरा मेन कंपाउंड बनेगा। जैसे हमारा इसमें होता है फिनॉल की सांद्र HNO3 से क्रिया, जब फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 से अभिक्रिया होती है ना, जहाँ पे डाइल्यूट से होती है, तो वहाँ पे ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। लेकिन जब सांद्र से कराते हैं तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि ब्रोमीन जल की भी यही बात होती है। ब्रोमीन जल का मतलब क्या होता है, ये Br2 + H2O, ठीक है ना। तो इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो ये ट्वाइस HBr हो जाएगा, ट्वाइस HBr हो जाएगा। अब प्लस ये ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीजन जो नवोद्गीत जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जनरेट होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ये ब्रोमीन जल जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे हमारे पैरा और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हमारा ब्रोमीन जो हमारा अटैच हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा, ये रहा हमारा फिनॉल, ये फिनॉल, और हम रिएक्शन करा रहे हैं Br2 और ब्रोमीन जल H2, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ना, तो होता क्या है कि मैंने पहले भी बताया कि जो हमारी बेंजीनिंग होती है उसके सभी हमारे जो उसकी जितने भी कार्बन होते हैं उन पे हर जगह हाइड्रोजन होता है, तभी तो C6H6 कहते हैं ना। लेकिन ये ऑर्थो और पैरा, देखो जो फिनॉल है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो फिनॉल का है ना। तो फिनॉल ऑर्थो और पैरा पे हमारे हमेशा जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उनको भेजता है। जो भी आते हैं उनको, जो इलेक्ट्रोफाइल जो भी आते हैं उनको, जो इलेक्ट्रोफाइल जो ग्रुप आते हैं उनको ऑर्थो और पैरा पे भेजता है। क्योंकि आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे जो हमारा ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इसीलिए वो आने वाले जो ग्रुप हैं उनको ऑर्थो और पैरा पे भेजता है। चाहे हमारे कोई से भी हेलोजन होंगे तो हेलोजन भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन होगा तो हमें 3Br2 लेंगे। इसमें ब्रोमीन में हमारा क्या होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होंगे, जैसे Br2 है ना, तो Br और Br के बीच क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाता है तो इस पर डेल माइनस आता है, इस पर डेल प्लस आता है। तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, प्लस वाला तीन जगह पे ये प्लस वाला जाएगा। ये 3Br2 है ना, तो 6 है ये, ठीक है ना। तो 6, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, ठीक है ना। तो ये 3 जगह पे चला जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जो ये माइनस वाला, इसके साथ जो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ना, तो इसके साथ ये यहाँ देखो मैंने यहीं पे ये सारा खिचड़ी जैसा बना दिया तो आप लोगों ने समझना है इन चीज़ों को, इसके साथ निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो बनेगा हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। ये आप समझो कि जो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे Br हमारा अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो 3HBr है, 3HBr उसको आप लिखो ना लिखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो आप लिखते ना लिखते, या यहाँ पे लिखते हो -3HBr। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम हमारा क्या होगा,
इसका नाम हमारा होगा 2,4,6, ठीक है, ट्राइब्रोमोफिनॉल। इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारी ये चौथी रिएक्शन है। तो इसमें देखो फिनॉल की, ये तो बहुत बार पूछी जाती है कि फिनॉल की हम रिएक्शन कराते हैं किससे, सांद्र HNO3 से, ठीक है। HNO3 है वो कैसा है, कंसंट्रेट है भैया, कंसंट्रेट, और H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होंगे, वो आप जानते ही हैं, ठीक। तो HNO3 में क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, क्या न्यूक्लियोफाइल बनेगा, देखो, और न्यूक्लियोफाइल बनेगा OH-, ठीक है, एक OH, और इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2+। तो ये 3HNO3 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ के 3H+ जो निकलेंगे, देखो ऊपर ग्रुप कौन है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ऊपर, ठीक है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो ये ऑर्थो और पैरा पे ही भेजेगा, ऑर्थो पैरा पे भेजेगा। तो यहाँ का जो हमारा H+ निकलेगा ना, ये वाटर के रूप में, ये भी 3 होंगे, क्योंकि 3HNO3 है, ये भी 3 होंगे। तो ये तीनों 3 OH और 3 H+, 3H2O माइनस 3H2O होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ठीक है। और ये NO2 जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा इन 3 जगहों पे, यहाँ जगह खाली होगी तो वहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी NO2 हो जाएगा, यहाँ भी NO2 हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा NO2 हो जाएगा। और ये फिनॉल तो है ही, तो इसको आप पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं, इसको आप पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नेम में इसको पिक्रिक अम्ल बोलते हैं कि नहीं, पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल। और जो IUPAC में नेम में होगा तो देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप यहाँ भी कर सकते हैं कि ये फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलता है कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलता है 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो तभी तो कहा 2 4 6, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 2 और 4 और 6 पे क्या है, NO2 ग्रुप है, तो हम कहेंगे 2,4,6 है ना, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल इसको कहेंगे। और कॉमन नेम में हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम में हम इसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ भी वही रिएक्शन होता है, अगर आप डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो ये फिनॉल की रिएक्शन तो आपको आनी ही चाहिए। अगर डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा अलग, ये ऐसे बनेगा, OH, एक बार NO2 यहाँ अटैच होगा, और OH यहाँ देखो फिनॉल, ठीक है, और इसमें OH यहाँ NO2 यहाँ अटैच होगा, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ऑर्थो पोजिशन है ना, और ये मेटा पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ, ये ऑर्थो पे नाइट्रो है ना, अब फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो जो पैरा वाला होता है उसमें सिमेट्री होती है ना, उसमें सिमेट्री होती है, तो इसलिए ये मेन प्रोडक्ट होता है। पैरा वाला हमारा हर जगह मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट हमारा पैरा वाला होता है। तो अगर हम डाइल्यूट HNO3 की बात करें ना, अगर HNO3 हमारा डाइल्यूट है तब की बात करें, यहाँ पे तो कंसनट्रेट है, ठीक है। सॉरी मैं जल्दी में बना रहा हूँ, ये खाली समझा रहा हूँ इसको। ये तो कंसनट्रेट वाला था ना हमारा, वो डाइल्यूट वाला कह रहा हूँ। अगर डाइल्यूट होगा तो इस तरह, ऐसे यहाँ पे भी अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे आप, Br2 की CH2 से कराएंगे तो ऐसे ही बनेंगे, एक बार Br यहाँ, एक बार Br यहाँ, ठीक है। तो उस रिएक्शन को भी बताएंगे, अभी जो हमारा चल रहा है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन आपकी हो चुकी हैं, और ये आपकी है 5वीं रिएक्शन, ठीक है। 5वीं रिएक्शन में आप देखिए क्या हो रहा है, HI की
हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा होगा, वो मैंने HI सॉल्ट की वजह से लिख दिया है ना, HI की मेथॉक्सी बेंजीन। अब देखो बेंजीन पे जब मैं देखो इसको ये नहीं है कुछ भी, ठीक है। और जब बेंजीन पे OCH3 जुड़ा होगा ना तो इसको कहते हैं मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना, मेथॉक्सी बेंजीन उसको कहते हैं। कि अगर मेथॉक्सी बेंजीन इसको इसी को हम एनिसोल भी कहते हैं, एनिसोल अभी आगे आएगा आपके पास। और जब बेंजीन पे बेंजीन रिंग पे जब OC2H5 जुड़ा हुआ, OC2H5, तो ये ऑक्सीजन है, ये ईथर ग्रुप है ना, ईथर O जुड़ा हुआ है, O के दोनों तरफ हमने कहा था एल्किल समूह भी हो सकता है, फिनाइल समूह फेनिल समूह भी हो सकता है। तो इसके एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ, एक तरफ फेनिल समूह है। अब बीच में क्या है O, बीच में O है, तो ये ईथर का कंपाउंड है, ईथर है ये, ठीक है ना। तो ये एथॉक्सी बेंजीन है, ये मेथॉक्सी बेंजीन है। इसको फेनिटोल कहते हैं कॉमन नेम में, फेनिटोल, समझ रहे हैं, ये फेनिटोल है। तो यहाँ पे देखो HI की मेथॉक्सी बेंजीन से कह रहा है, तो ये देखो ये मेथॉक्सी बेंजीन हमारा ये रहा, ये OCH3। देखो ये O के एक तरफ एल्किल ग्रुप है, एक तरफ फेनिल ग्रुप है, तो ये ईथर है कि नहीं, ये ईथर है ना, तो इसीलिए इसको मेथॉक्सी बेंजीन। छोटा ग्रुप हमने कहा था जब IUPAC में, छोटा ग्रुप ऑक्सीजन के साथ आता है। फेनिल जो है हमारा बड़ा ग्रुप है ना, 6 कार्बन वाला है, ये 1 कार्बन वाला है, तो ये हमारा आएगा इसके साथ, तो इसीलिए इसको कह रहे हैं मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। एनिसोल भी कह सकते हैं आप, कॉमन नेम में एनिसोल भी कह सकते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम HI के साथ कराते हैं, HI, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है। यहाँ आयोडीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, होता है कि नहीं, होता है ना, ठीक है। तो ये देखो अब ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस होता है, इस पर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो एल्किल ग्रुप होता है वो EDG होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, ठीक है ना। तो सेम जिसके साथ भी हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी I की ज़्यादा है, H से इसलिए हो रहा है। तो अब आपने, जब आपको इतनी नॉलेज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की नॉलेज है, सब है, तो अब आपको रिएक्शन आसान हो जाएगी कि ये हमारा यहाँ जुड़ जाएगा और ये हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ से हम क्या बनाएंगे, फिनॉल, क्या बनेगा, फिनॉल। देखो ये O के साथ H अटैच हो गया, ठीक है, O के साथ H अटैच हो गया ना, तो ये हमारा बन गया फिनॉल, फिनॉल, ठीक है। अब प्लस CH3I, आप मेथिल आयोडाइड बोलो या आयोडोमेथेन बोलो, है ना, मेथिल आयोडाइड बोलो, कॉमन नेम है ना, मेथिल आयोडाइड, आयोडाइड, या मेथिल आयोडाइड बोलो, या आप आयोडोमेथेन बोलो, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को आप समझ चुके होंगे। अब देखो एनिसोल, उसी की रिएक्शन आ रही, इसी की, एनिसोल का मतलब हमने क्या कहा, मेथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहते हैं, बताया अभी, ये O है और ये CH3 है। तो इसकी रिएक्शन कह रहे हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, 2 CH3 COCl, ये है एसिटिल क्लोराइड। 2 कार्बन को हमने कहा कॉमन नेम में एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना, इसकी बैलेंस सिखा दिया, उसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ, एसिटिल क्लोराइड कि और निर्जल एनहाइड्रस, तो आप इसको समझ रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 किसका रिएजेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है उसमें जो रिएजेंट होता है वो एनहाइड्रस AlCl3 होता है। तो इसका रिएक्शन तो आप जानते ही हैं फिर भी, ठीक है ना, ये रिएक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक H+ निकल जाएगा और ये Cl के साथ चला जाएगा,
ठीक है। तो माइनस HCl, या आप इधर भी लिख सकते हैं रिएक्शन में, इधर भी लिख सकते हैं। तो ये COCH CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये देखो CH3 ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, और ये हमारा OCH3। तो इसका नाम आप देखेंगे, इसका नाम आप देखेंगे तो इसमें देखना आपको क्या देखना है कि बड़ा ग्रुप कौन है। ये COCH3 जो है ये बड़ा ग्रुप होता है, तो बड़े ग्रुप को पहला नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2। तो 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है ना। 2 पे क्या है हमारा मेथॉक्सी, मैथिल के साथ ऑक्सीजन है तो मेथॉक्सी है ना, मेथॉक्सी बोल दो जो भी बोलो। 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। अब ये हमारा बाकी जो कंपाउंड है ये एसिटोफिनोन है, तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो इस प्रकार से आपका ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट को इन्होंने इस तरीके से पूछा है। तो आपने फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण दोनों होता है ना। तो इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को भी समझा है और ध्यान देना है। और अब हमारी जो है अगली रिएक्शन यहाँ पे देखो ईथर का जल अपघटन करते हैं। तो ईथर कोई बेटा ऐसा है ना, अगर कोई ईथर का नाम लिखा हो, जैसे डाई मैथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, या एथॉक्सी एथेन, या कुछ ईथर का नाम लिखा हो तो हम भी नाम लिखेंगे फिर। तो यहाँ पे तो जनरली खाली ईथर लिखा हुआ है, तो हम भी तो ईथर ही लिखेंगे यहाँ पे। तो हम भी लिखेंगे कि ROR को हम ईथर कहते हैं जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होता है। तो इसका हम जब जल अपघटन कराते हैं, ठीक है ना, प्लस H2O, ठीक है। अब जल अपघटन होगा H2SO4 की उपस्थिति में, और जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो होगा क्या आप देखिए, होगा क्या यहाँ पे क्या होगा। देखो भाई जल किस में टूटेगा, जल टूटेगा आपका H+ और OH- में, ठीक है। इस प्रकार से जल का जो अपघटन होगा इस प्रकार होगा। और यहाँ आप देखो एक के साथ ऑक्सीजन होगी, जैसे हमने इसके साथ ऑक्सीजन मान ली, तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस। तो ये प्लस कहाँ जुड़ेगा, इधर, और ये माइनस कहाँ जुड़ेगा, इधर। तो हमारे क्या हो रहे ROH और ROH, मतलब ट्वाइस ROH, ठीक है ना। तो 2 एल्किल के अणु मिल रहे हैं हमें। अब आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने लिखा C2H5O C2H5, जैसे आपने डाईएथिल ईथर का ऐसे पूछा गया कि डाईएथिल ईथर का जल अपघटन कराने पे क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पूछा गया तो क्या होता है जब डाईएथिल ईथर, यहाँ पे तो खाली ईथर का पूछा गया, लेकिन आपको पूछा गया क्या होता है जब डाईएथिल ईथर का जल अपघटन कराया जाता है। तो ये डाईएथिल ईथर है और इसका ये जल अपघटन हो रहा है H2SO4, और इसको गर्म करेंगे तो आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा होगा क्या। आप हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने पहले भी बताया कि जल हमारा H+ और OH- में टूटेगा, है ना। तो यहाँ हमारा जैसे ये एथॉक्सी वाला हम इसको मान रहे तो ये माइनस है, और ये हमारा क्या है प्लस, ठीक है ना। अब देखो प्लस कहाँ जाता है, माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाता है, प्लस के पास, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो C2H5OH और C2H5OH, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस C2H5OH। तो ये हमारा इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा था डाई एथिल ईथर, आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी इथेन, ठीक है ना। तो किसी का भी पूछा गया तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ रिएक्शन यहाँ पे चूज की थी,
कि जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी कि व्हाट हैपन्स व्हेन। इसी प्रकार की वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे और आपने हमारे वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, क्योंकि हम आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।